दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसे कल्टीवेशन जॉनरा की सबसे डेंजरस और कंट्रोवर्शियल स्टोरी में से एक माना जाता है। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर ना किसी को बचाता है ना जस्टिस के लिए लड़ता है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, अपना फ़ायदा। इतना ज़्यादा ब्रूटल कैरेक्टर है, आगे देखना जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगा। इसका नाम है फेंग युआन, एक ऐसा आदमी जो 500 साल तक इस दुनिया में जीता रहा, हर तरह का बिट्रेयल, वॉर और ब्लड देख चुका है। फेंग युआन को सारी राइटियस सेक्ट और डीमन कल्टीवेटर्स ने घेर लिया है। सबको पता चल चुका है कि उसके पास स्प्रिंग ऑटोमन किकाडा नाम का एक लेजेंडरी गू है। वो इसका यूज़ करके 500 साल पीछे अपनी ही जवानी में लौट सकता है। इसलिए सब चिल्लाते हैं, फेंग युआन गू हमें दे दो। कोई उसे माफ़ करने के लिए नहीं आया, सब उस लेजेंडरी गू को लूटना चाहते हैं। एक एल्डर बोलता है, आज जितने भी सेक्ट है सब मिलकर स्प्रिंग ऑटोमन की कार्डा हासिल करेंगी। यानी नॉर्मली जो सेक्ट एक दूसरे के एनिमीज है वो भी फेंग युआन को मारने के लिए टेम्पररी अलायंस बना लेती है। इससे पता चलता है हमारा फेंग युआन कितना डेंजरस है। उसके बाद फेंग युआन एक ही वर्ड बोलता है, जस्टिस, और वो हंसता है क्योंकि उसने 500 साल तक ये दुनिया देखी है और वहाँ के लोग भी। इसलिए जस्टिस, गुड, इविल सब फेक है, जो स्ट्रॉन्ग है वही सही है। तुम लोग मेरे ट्रेजर के पीछे हो और क्राउड के चेहरे देखकर उसकी बात प्रूव भी हो जाती है। किसी को जस्टिस नहीं चाहिए, सबको किकाडा चाहिए। फेंग युआन का मानना है विक्ट्री और डिफीट, हीरो और विलन सब एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी हिस्ट्री सब भूल जाते हैं, सिर्फ रिजल्ट बचता है। ये रिवरेंट इंसैनिटी का कोर कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं फेंग युआन ऑटोमन किकाडा को हाथ में उठाता है और कहता है, अगर तुम सबको इतना ही चाहिए तो ले लो। सबको लगता है वो सरेंडर कर रहा है, बट वो एक्चुअली में ट्रैप सेट कर रहा होता है। जैसे ही सब किकाडा लेने के लिए भागते हैं, बूम, मैसिव एक्सप्लोजन होता है। कई कल्टीवेटर वहीं मारे जाते हैं। सब शॉक में, ट्रैप था। तभी फेंग युआन कहता है, मैंने डीमन पाथ चूज करके कभी रिग्रेट नहीं किया। यानी अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वो वापस से वही डीमन पाथ चूज करेगा। इसी वजह से फर्स्ट चैप्टर का टाइटल इसी आइडिया पर बेस्ड है। एक्सप्लोजन के बाद वो हंसता है, सबको लगता है फेंग युआन मर गया, लेकिन असल में उसने स्प्रिंग ऑटोमन की कार्डा एक्टिवेट कर दी होती है। ये गू उसकी सोल और मेमोरीज को 500 साल पास्ट में भेज देता है और वहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं, लिखा आता है 500 साल पहले गुयू विलेज। वहाँ कोई आदमी कह रहा होता है, अनसेस्टर प्लीज ब्लेस अस, कृपया हमें इस साल अवेकनिंग सेरेमनी के लिए शुभकामनाएं दे और हमें बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल प्रदान करें। और हमें नेक्स्ट पैनल में पता चलता है, यह आदमी गुयू बो है। ये गुयू क्लैन का क्लैन लीडर है। सारे एल्डर उसके सामने झुककर बैठते हैं। वो बोलता है, हमारा क्लैन दोबारा मजबूत बनाने के लिए हमें इस साल एक जीनियस चाहिए। सीन शिफ्ट होता है। एक एल्डर बोलता है, कल एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी है। ये सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पिछले 3 सालों से हमारे क्लैन में कोई जीनियस नहीं आया और पिछले कुछ सालों से हमारा क्लैन में कोई बड़ा जीनियस पैदा नहीं हुआ, इसलिए सब थोड़े टेंशन में है। दूसरा एल्डर बोलता है, बाई और सियोंग विलेज दोनों में कुछ टैलेंटेड जीनियस अपीयर हुए, स्पेशली वो बाई निंग बिंग। वो बाई विलेज से है। कोई उसका टैलेंट क्वाइट टेरिफाइंग है। इतने कम समय में 2 साल में उसने 3rd लेवल गू मास्टर अचीव कर लिया है और सारे यंग जनरेशन में वो इलीट पे है। तभी पहला एल्डर बोलता है, इवन कि एल्डर उसे इम्प्रेस करते हैं, इस साल कुछ चांसेस है अच्छे स्टूडेंट मिलने के। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, इसका क्या मतलब है। तभी पहला एल्डर बताता है, मैंने सुना है फेंग फैमिली में एक जीनियस है, उसने 3 मंथ की उम्र में बोलना एंड 4 मंथ की उम्र में चलना सीख लिया था। इसके अलावा वो 5 साल की उम्र में ही पोयम सुना सकता था। तभी वो सेकंड एल्डर बोलते हैं, मैंने सुना है उसने दी प्लम एंड रिवरसाइड सिटी नाम की एक पोयम भी लिखी है। ये दिखाने के लिए है कि फेंग जैंग के टैलेंट की खबर पूरे क्लैन में फैल चुकी है। सब बोलते हैं, अ ट्रू जीनियस। प्रॉब्लम ये है कि उसके पेरेंट काफ़ी पहले मर गए, तभी से उसके अंकल एंड आंट उसकी देखभाल कर रहे हैं। यानी फेंग जेंग एंड उसका भाई अनाथ है, दोनों अपने चाचा चाची के घर में रहते हैं। अब एल्डर को याद आता है फेंग फैमिली, उसमें एक और लड़का भी था, फेंग युआन। यहीं से डिस्कस फेंग जेंग से हटकर फेंग युआन पर आने लगती है। एल्डर बोलता है, अगर ये छोटा लड़का भी वैसे ही टैलेंट दिखाए तो ये हमारे क्लैन की उम्मीद बन सकते हैं। यहाँ एल्डर एक्चुअली फेंग युआन की बात कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि फेंग युआन कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है। उसके अंदर 500 साल पुराने कल्टीवेटर की मेमोरीज है। यह बताते हुए वो खांसने लगते हैं। तभी पहला एल्डर बोलता है, सभी लोग बहुत देर हो रहा है, आप अच्छे से आराम करो। मैं चाहता हूँ कि कल आप सभी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। तभी सेकंड एल्डर बोलते हैं, हालांकि मैं आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि कम्पीट जरूर करें, लेकिन ईमानदारी और सम्मान के साथ। कोई भी ट्रिक या ऐसी चालें नहीं चलेंगे जिससे सेक्ट में कोई दिक्कत आए। उम्मीद है यह बात साफ है। और इधर हमें सब लोग को गुस्से में दिखाया जाता है और वो सारे बोलते हैं, यस मास्टर। देन सारे लोग मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से जाने लगते हैं और मास्टर विंडो पे खड़े होकर बारिश को देखने लगते हैं और हंसकर बोलते हैं, बिल्कुल पेड़ के ताजे पत्तों के जैसे।
जैसे नई जनरेशन ही इस क्लैन का फ्यूचर है। और हमें एक ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रहा होता है एंड इधर एक बच्चा आईने के सामने अपने आप को देख रहा होता है और अपने आप को देख के हंसता है, हाँ, और भागते हुए जाकर विंडो ओपन करता है। तो हम फर्स्ट टाइम अपने मेन कैरेक्टर फेंग युआन को देखते हैं। वो बोलता है गुयू विलेज, ये 500 साल पहला है। किकाडा सच में काम कर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था ये फोर्सफुली यूज़ करने का, बट अच्छा हुआ ये कंप्लीट हो गया। वो बेकार मूव नहीं था। मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। मैं सब चीज़ें वापस से एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ इस मानवा का सबसे बेस्ट लाइन आने वाला है, तो मैं इसको एज इट इज़ बोलता हूँ ताकि आप लोग इसका रियल फील ले सको। देन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। फेंग युआन बोलता है, माउंटेन पाथ बिफोर मी लूम अनयील्डिंग एंड ट्रू एज आई embark once more on the journey anew. My life's work, my achievement, nearly all are gone, yet still my heart yearns toward the heavens beyond. No matter how hard, no matter how dangerous, I am on the path again with no regrets. अब मैं इसको समझाता हूँ। मेरे सामने फिर से मुश्किलों से भरा रास्ता खड़ा है, लेकिन मैं दोबारा इस सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। मेरी पिछली ज़िंदगी की सारी मेहनत और सारी अचीवमेंट लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरा दिल अब भी उसी अल्टीमेट गोल की तरफ बढ़ा चुका हूँ। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, चाहे कितना भी डेंजर हो, मैं नहीं रुकूंगा। मैं दोबारा इसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ और मुझे कोई पछतावा नहीं है ऐसी दुनिया में। दुनिया मतलब गू वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है रिवर ऑफ टाइम का। ये नॉर्मल नदी नहीं है, ये पूरे संसार का टाइम रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमारे वर्ल्ड में सब लोग टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही गू वर्ल्ड में सब कुछ रिवर ऑफ टाइम के फ्लो के साथ चलता है, इसलिए इसको टाइम रिवर बोलते हैं। ये किकाडा मतलब स्प्रिंग ऑटोमन किकाडा, ये एक बहुत रेयर इमोर्टल गू है। इसकी स्पेशल पावर यूजर की कॉन्शियसनेस या मेमोरीज को पास में भेज सकती है। ध्यान देना, ये बॉडी को पास में नहीं भेजती, सिर्फ मेमोरीज। इसलिए फेंग युआन 500 साल पुराना दिमाग उसके 15 साल के बॉडी में आ गया है। नदी का पानी नॉर्मली नीचे जाता है, पास में जाना उसका मतलब फ्लो के अपोजिट जाना, इसलिए ऑथर ने बोला है बैक अपस्ट्रीम। ये एक मेटाफॉर है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कोई बोल रहा होता है, ये पुअर बच्चे सिर्फ 3 साल के ही हैं एंड इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिए हैं, मगर अच्छी बात यह है कि इनके अंकल एंड आंट इनके साथ हैं और वे ख्याल रख सकते हैं। इधर फेंग युआन का बड़ा वर्जन सोच रहा होता है ये मेरे कुछ मेमोरीज है टाइम रिवर के, और इधर अंकल बोल रहे होते हैं रोना बंद करो, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए हैं, ये हमारे क्लैन का ऑनर है, आज से हम तुम्हारे फैमिली है। और नेक्स्ट पैनल में देखते हैं फेंग युआन के अंकल उसको मार रहे होते हैं और बोलते हैं तुमसे किसने कहा था बिना पूछे खाने को, तुमने किसकी परमिशन ली, ये गलती दोबारा करोगे, आंसर दो। इधर फेंग युआन रोकर बोलता है अंकल मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा नहीं करूँगा, बिग ब्रदर हेल्प मी। और इधर उसका बड़ा भाई बोल रहा होता है आंट प्लीज़ अंकल को बोलो ना बंद करने को, मेरे भाई को पता चल गया है ये गलत है, उसने माफ़ी मांग लिया है। इधर आंटी हंस रही होती है। इधर फेंग युआन डरा हुआ सो जाता है और बड़ा वाला फेंग का वर्जन उसे देख रहा होता है और कहता है ये लोग मुझे डॉग से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। अगर मुझे बेटर लाइफ चाहिए तो अब मुझे पिछले लाइफ का नॉलेज यूज़ करना चाहिए ताकि लोग मुझे टैलेंटेड समझे। फेंग युआन खुद शॉक हो गया क्योंकि अभी उसने अपनी फ्यूचर वाली लाइफ को दैट रैलम बोल दिया, जैसे वो अलग दुनिया हो। उसको रियलाइजेशन होता है अरे वो मेरी ही लाइफ थी। तभी सबके सामने जाकर वो एक पोयम बोलता है, येलो रिवर राइसेस फ्रॉम हेवन। सब लोग जीनियस बोल देते हैं, वेट दिस पोयम। अब उसको याद आता है ये तो मेरी फ्यूचर वाली पोयम है, मतलब टाइमलाइन चेंज हो गई है। अब असली माइंड गेम शुरू होता है। लोग बोलते हैं यंग मास्टर युआन इज बैक। अब सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे क्योंकि पोयम से सबको लगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है। सब लोग बोल रहे होते हैं हमारा फेंग युआन कितना इंटेलिजेंट है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये ग्रेट फिगर बनेगा। वो डोर के पीछे से सुन रहा होता है। उसकी इमोशनल स्टेट की वजह से उसकी हिडन नॉलेज बाहर आ गई और लोगों ने उसको जीनियस समझना स्टार्ट कर दिया। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है मैंने ये पोयम नहीं लिखा है, फिर भी मेरा लिटिल ब्रदर मुझसे जेलस है बिकॉज ऑफ माई टैलेंट। ये वर्ल्ड क्या ऐसा ही है, टैलेंट को छुपाना ये उसकी फिलोसॉफी है। इंसान जो फेस दिखाता है वो असली दिल नहीं होता। सब लोग मास्क पहनते हैं इस बात को छिपाने के लिए कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया हूँ। तभी वो बोलता है मुझे याद आया मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ जो ह्यूमन वर्ल्ड से आया है, जो कि एक्सीडेंटली इस रैलम में आ गया है। 300 साल तक अनस्टेबल रहना और 200 साल तक दुनिया भर में घूमना, ये 500 साल पलक झपकते ही बीत गए। एंड मुझे ये भी याद नहीं कि एग्जैक्टली कि मैं इस रैलम में क्यों आया। मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे विलेज में ऐसे पोयम तो कोई भी सैकड़ों बार सुना सकता है, बट वही जिसका टैलेंट एक रोड हो वही रियल जीनियस है। तभी सीन रियल टाइम में आता है। फेंग युआन विंडो पे खड़े होकर सोच रहा होता है अब फायर सच है बट मेरे हाथ ऐसा कोई किकाडा दोबारा पैदा नहीं हुआ, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पिछले लाइफ में सक्सेस हुआ था,
मैं इससे दोबारा कर सकता हूँ, और इससे भी बड़ी बात, ये मेरे पास अपने मेमोरीज है। मैं अपनी पुरानी पावर वापस पा सकता हूँ और उससे भी बेहतर कर सकता हूँ। आगे फेंग युआन का भाई मतलब फेंग जेंग गेट खोल के कमरे में आता है और बोलता है, ब्रदर बहुत ठंड एंड तेज हवा चल रही है, तुम वहाँ उस विंडो के पास इतने बारिश में क्यों खड़े हो। तभी फेंग युआन उसको देखने लगता है और बोलता है, ओह फेंग जेंग तुम्हें कुछ चाहिए। उसका भाई बोलता है, नहीं, मैंने तुम्हारे रूम से बारिश की आवाज़ सुन के आया था, सो मैंने सोचा विंडो खुला होगा, बंद करने आया था। और वैसे भी कल अवेकनिंग सेरेमनी है, मैं नहीं चाहता ब्रदर आपको सर्दी या बुखार हो जाए। तुम हमारे विलेज के होप हो, तुम सबके नज़रों में जीनियस हो और कल तुम्हारा टेस्ट है। तभी फेंग युआन बोलता है, गेट आउट। भाई यार, वो बंदा इतना अच्छा बात कर रहा था, चेक द कूलनेस भाई। फेंग युआन, उसका भाई वहाँ से डर के सी यू सून बोल के चले जाता है। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है, कैसा जीनियस, मैं बस एक थर्ड क्लास टैलेंट का बेस्ट हूँ, असली तो फर्स्ट क्लास टैलेंट है। और वो रोने लगता है, ये तुम हो गुयू फेंगजेंग। पैनल चेंज होता है और अवेकनिंग सेरेमनी वाला दिन दिखाया जाता है। इधर हमारा फेंग युआन नए कपड़ों में विंडो के पास खड़ा होता है। तभी उसके रूम में एक लड़की आती है और बोलती है, यंग मास्टर फेंग युआन, आप उठ गए, ये सर्वेंट आपके लिए बात प्रिपेयर करने आई है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। और हम देखते हैं वो सर्वेंट फेंग युआन को रेडी करते हुए बोलती है, यंग मास्टर आपको पता है आप फर्स्ट क्लास का एप्टीट्यूड हासिल कर सकते हैं। इस साल अवेकनिंग सेरेमनी में यहाँ तक कि सारी लड़कियाँ यही बातें कर रही है और कह रही हैं वो लड़की कितनी लकी होगी जिससे फेंग युआन के साथ शादी होगी। आपको ये नहीं मालूम ये सर्वेंट कितनी लकी है जिसको आपको सर्व करने का मौका मिला। तभी वो लोग मुझे जेलस है। आपकी मॉम ने आपको कुछ ट्रिक्स सिखाई होगी। पिछली बार आप जब क्लाइंब कर रहे थे तो मुझे आपसे प्यार हो गया, बट आई नो, मुझे पता है मैं एक लो ग्रेड टैलेंट की हूँ। तभी हम देखते हैं उसका भाई दरवाजे से चुपके से देख रहा होता है। तभी एक और सर्वेंट आके बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। जबकि फेंग युआन रेडी हो गया है। तभी जो सर्वेंट सर्व कर रही होती है वो बोलती है, नैनी सेन तुम। देन वो बोलती है, यंग मास्टर मुझे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अगर लाइफ टाइम आपको सर्व करने का मौका मिल जाता तो अच्छा रहता। तभी फेंग युआन बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, और बोलता है, यू कैन लीव नाउ। इधर वो सर्वेंट डर जाती है। तभी वही जो सर्वेंट आई होती है गेट पे वो पूछती है, यंग मास्टर फेंग युआन क्या मेरी बेटी ने सर्विस अच्छे से नहीं की। इधर फेंग युआन बोलता है, मैं रेडी हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। इधर इसका बड़ा भाई दुखी मन से खड़ा होता है और नेक्स्ट पैनल में वो सब लोग जाने लगते हैं और वहाँ कुछ लोग बातें करने लगते हैं, ये तो फेंग ट्विंस है ना, जो बंदा सामने है वो तो फेंग युआन है जिसने वो बच्चा वही पोयम लिखा है, वो बच्चा जिसने पोयम लिखा है। तभी वो सर्वेंट सोच रही होती है र्यूमर सही था, और वो लोग बोलते हैं ऑफ कोर्स, बट उसका छोटा भाई उसके बारे में किसी को नहीं जानना है, वो एक ट्रेस है। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है सच तो ये है, जंगल में सबसे बड़ा पेड़ स्टॉर्म में सबसे पहले गिरता है। भाई मैं एक चीज़ बता दूँ, फेंग युआन का इस एंटायर डोंगवा में बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइन्स लाइफ लेसन बोलता है जिसको तुम अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भाई उसने 500 साल का लाइफ जिया है। सो आगे देखते हैं। वो बोलता है, इतने सारे लोगों के मुझसे जलने और नफरत करने की वजह से इसमें कोई हैरानी नहीं है कि टेस्ट में सिर्फ सी ग्रेड का टैलेंट मिलने के बाद सबने तुरंत मुझ पर सवाल उठा दिए, और मेरे आंट एंड अंकल ने बहुत बार थ्रेट किया कहीं भी किसी भी जगह। उधर हम देखते हैं दूसरी सर्वेंट पूछ रही होती है फेंग युआन के भाई से, यंग मास्टर क्या आप ठीक है। वो बोलता है आई एम फाइन। इधर फेंग युआन सोच रहा होता है हम दोनों भाइयों के रिश्ते में दरार डालने के लिए अंकल और आंटी हमेशा हमारे साथ अलग अलग तरीके से बर्ताव करते हैं। मेरे लिए उन्होंने सैन चुई को अपना पर्सनल मेट बना दिया, जबकि फेंग जेंग के लिए सिर्फ एक मोटी सी नैनी मतलब देखभाल करने वाली औरत को रखा, यानी दोनों के लिए अलग बर्ताव। पिछली बार मेरे पास एक्सपीरियंस की कमी थी और फेंग जेंग बहुत सीधा साधा और मासूम था, इसी वजह से उन दोनों का प्लान कामयाब हो गया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। इस बार मैं अपने छोटे भाई फेंग जेंग को पूरी तरह दबा सकता हूँ, और सेंग को कंट्रोल करना तो मेरे लिए और भी आसान होगा, चाहे अंकल आंटी हो या क्लैन के बड़े बुजुर्ग। अगर मैं चाहूँ तो अपने चालाकी भरे और शैतानी तरीके इस्तेमाल करके पूरे किंग माउ माउंटेन को अपनी मुट्ठी में नचा सकता हूँ। भाई लुक एट दिस इविल फेस मैन। लेकिन क्या ये लोग मेरे लायक भी हैं? क्या इतने छोटे लोगों पर अपनी मेहनत और प्लानिंग बर्बाद करना भी सही है? इंटर क्लैन टूर्नामेंट में सब लोग सिर्फ एक दूसरे को हराने और चाल चलने में लगे हुए हैं, लेकिन अब भी मुझे रोकने के लिए वक्त बाकी है। नेक्स्ट पैनल में हमें एकेडमी को दिखाया जाता है और एक एल्डर बोल रहा होता है, वेरी गुड, सभी लोग यहाँ टाइम पे आ गए। आज अवेकनिंग सेरेमनी है, ये तुम्हारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तभी हमें पता चलता है वो क्लैन एकेडमी एल्डर गु यू सी है, और वो बोलते हैं ये सब बातें में कुछ नहीं रखा है, तुम लोग मुझे फॉलो करो। इधर सब लोग उस एल्डर के पीछे जाने लगते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं ये अंडरग्राउंड गुफा है, कितना मस्त है।
कई सौ साल पहले हमारा गुयू क्लैन सेंट्रल प्लेन से साउथ बॉर्डर आया था और आखिरकार किंगमा माउंटेन पर बस गया, यानी उनके एंसेस्टर कहीं और रहते थे। बाद में यहाँ शिफ्ट हुए। इस जगह बसने की वजह ये थी कि गुफा के अंदर एक सेक्रेट स्प्रिंग मिला था। ये सेक्रेट स्प्रिंग ही हमारे पूरे क्लैन का न्यू है। ये सेक्रेट स्प्रिंग लगातार प्रिमवल स्टोर और कल्टीवेशन के लिए ज़रूरी रिसोर्स पैदा करता रहता है। प्रिमवल वर्ड यहाँ एक करेंसी या एनर्जी बैटरी को बोलते हैं। गू कल्टीवेशन में सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, बहुत सारे रिसोर्सेज भी होना ज़रूरी है। इस बात को कभी मत भूलना, तुम कहीं भी हो सबसे ज़रूरी चीज़ रिसोर्स ही होते हैं। और एल्डर वहीं रुक जाते हैं और बोलते हैं हम पहुंच गए। ये जो पूरे नीले फूलों का समुंदर दिख रहा है इसे मून और काइट्स ही कहते हैं। ये नॉर्मल फूल नहीं है, ये स्पिरिचुअल फ्लावर है जो सेक्रेट स्प्रिंग के आसपास उगते हैं। ये वही पवित्र जगह है जहां हर गू मास्टर की जर्नी शुरू होती है। बच्चे पहली बार इतनी सुंदर जगह देखते हैं इसलिए सब हैरान हैं। टीचर बता रहा है कि ये फूल सेक्रेट स्प्रिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से उगते हैं, यानी ये जगह बहुत रिच स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट है। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं एल्डर बोलते हैं क्लैन हेड, और इधर हम देखते हैं सारे क्लैन के क्लैन हेड भी आए होते हैं। वो बोलते हैं अच्छा है चलो स्टार्ट करो। सब बच्चे एक एक करके आएंगे और अपना अवेकनिंग टेस्ट देंगे। बाकी सब लोग पीछे हट जाओ। स्टूडेंट जवाब देते हैं यस मास्टर। अब पहले स्टूडेंट का नाम अनाउंस होता है, गुयू चैनबो। वो आगे आ जाता है। चैनबो और काइट के बीच चलना शुरू करता है। जैसे जैसे वो अंदर जाता है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ना लगते हैं। वो सोचता है इतना भयानक प्रेशर जैसे किसी कोई पहाड़ मेरे ऊपर रख दिया हो, मेरा दिमाग फटने वाला है, मैं यहाँ से नहीं हिल पा रहा, क्या यही मेरा एंड है। और बोलता है प्रेशर थोड़ा कम हो रहा है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं एक गू मास्टर बन के अपने तकदीर को चेंज करना चाहता हूँ। और इधर सभी बच्चे और मास्टर बोल रहे होते हैं एक स्टेप और। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं डी रैंक का गू मास्टर बनता हूँ, मैं इससे भी हैप्पी रहूँगा, बट मुझे रैंक 1 चाहिए। सो प्लीज़ हेवन मदद करो, प्लीज़ मुझे एक चांस दो। और इधर दिखाते हैं वो सिर्फ 3 स्टेप चल पाया होता है और वो गू मास्टर नहीं बन पाता। नेक्स्ट कैंडिडेट गू यू जाओ अनाउंस होता है और उसका रिजल्ट बताते हैं 1 स्टेप। नेक्स्ट तभी अनाउंस होता है गू यू मोबी आगे आता है और इधर वो चलने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं, क्या 10 स्टेप 20 30 बढ़ते ही जाता है और टोटल 36 स्टेप होता है। सब एल्डर उनके क्लैन लीडर एल्डर मू चैन को कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। मूचल एल्डर सोचता है अच्छा हुआ, हमारा फैमिली का फ्यूचर सेफ है। दूसरा एल्डर बोलता है तुम्हारी फैमिली कितनी लकी है कि इतना टैलेंटेड बच्चा तुम्हारे घर पैदा हुआ है। रेड बियर्ड एल्डर जेलस होता है, वो बस हाँ बोलता है। इधर टेचर एल्डर बोलते हैं गुयू मोसे गुड वेरी गुड, बी ग्रेट टैलेंट मिला है। एल्डर बोलते हैं गुयू मोसे इधर आओ। अब उसके बॉडी के अंदर का प्रेमवल्सी मेज़र किया जा रहा है। प्रेमवल्सी मतलब अपेचर के अंदर कितने एनर्जी का समुंदर है। जितना बड़ा प्रेमवल्सी होगा उतना टैलेंटेड गू मास्टर होगा। एल्डर लिखता है प्रेमवल्सी 65% मतलब उसके अपेचर का साइज 65% है। एल्डर बोलते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट। अब बच्चे कंफ्यूज हैं। एक बोलता है ये ग्रेड क्या होता है। टीचर समझाता है ग्रेड डी यानी 20 से 30% एप्टीट्यूड, मतलब ये सबसे वीक कैटेगरी है। ऐसे लोग गू मास्टर तो बन सकते हैं लेकिन बहुत वीक होते हैं, ग्रोथ भी स्लो होते हैं। ग्रेड सी 40 से 50%। टीचर बोलता है 2 साल की ट्रेनिंग के बाद रैंक 2 गू मास्टर बन सकते हैं, क्लैन में मीडियम पोजीशन मिल सकती है। ग्रेड बी 60 से 70%। ये काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, अराउंड 6 से 7 साल में रैंक 3 गू मास्टर बन सकते हैं, फ्यूचर एल्डर बनने के चांसेस हाई होते हैं। ग्रेड ए 80 से 99%। ये जीनियस कैटेगरी है। टीचर बोलता है क्लैन की होप इन्हीं के हाथों में है, इन्हें सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, फ्यूचर क्लैन हेड भी बन सकते हैं। चाहे कितनी मेहनत कर लो, अगर अपेचर ही अवेकन नहीं हुआ तो गू मास्टर बनना इम्पॉसिबल है। बच्चे रिएक्शन देते हैं वाओ। सब ग्रेड ए को सुन के शॉक हो जाते हैं। यहाँ 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं। फाइनली 40 से 50 स्टेप में सी ग्रेड टैलेंट है। इसका मतलब अगर किसी गांव में सी ग्रेड या उससे ऊपर का टैलेंट मिल जाए तो क्लैन उस पर रिसोर्स इन्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग गू मास्टर बनते ही नहीं। इसका मतलब अगर 10 लोग हैं तो उनमें से 5 या उससे भी ज़्यादा गू मास्टर बन ही नहीं सकते। 2 एल्डर बात करने लगते हैं। एक बोलता है अब तक जितने स्टूडेंट्स आए उनमें किसी का ग्रेड ए एप्टीट्यूड नहीं निकला, वो थोड़े डिसअपॉइंटेड होते हैं। क्लैन के एल्डर टेंशन में बातें कर रहे होते हैं। एक एल्डर कहता है कि
कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे क्लैन की ब्लड लाइन दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। पिछले कुछ सालों से कोई रैंक 4 गू मास्टर भी पैदा नहीं हुआ, इसलिए ऐसा होना तय है। दूसरा एल्डर बहुत गुस्से में कहता है, हमारे 4 जनरेशन क्लैन हेड अकेले रैंक 5 गू मास्टर थे, लेकिन वो कम उम्र में ही मर गए। काश उन्होंने अपने पीछे कोई आगे की पीढ़ी छोड़ी होती। और वो गुस्से में फ्लावर वाइन मॉन्ग को कोसने लगते हैं। पीछे खड़ा हमारा मेन कैरेक्टर यानी फेंग युआन फ्लावर वाइन मॉन्ग का नाम सुनकर मन ही मन सोचता है, फ्लावर वाइन मॉन्ग, क्योंकि वो इस इंसान का नाम पहले से जानता है। तभी अनाउंसर अगले कैंडिडेट का नाम पुकारता है। अगले कैंडिडेट गु यू ची जेंग। ची जेंग तुरंत आगे आता है और कहता है, जी मैं यहाँ हूँ। एल्डर के बीच आपस की खींचातानी दिखाई देती है। एक एल्डर ची लियान से कहता है, ची लियान देखो अब तुम्हारे पोते की बारी है। ची लियान एटीट्यूड में जवाब देता है, मुझे पता है। ची चेंग लाइट सी के अंदर आगे बढ़ता है। वो टोटल 36 स्टेप चल पाता है। ये देखकर वहाँ खड़े बाकी लोग सब हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, वाह 36 स्टेप, ये तो एक और भी ग्रेट टैलेंट निकल गया। ये देखकर ची लियान पोते का दादा खुशी से पागल हो जाता है और दूसरे एल्डर पर हंसते हुए चिल्लाता है, आहा 36 स्टेप, इसने भी पूरे 36 स्टेप चले हैं। आखिरकार मेरा पोता तुम्हारे पोते से किसी भी मामले में कम नहीं है। पीछे दोनों एल्डर आपस में बहस कर रहे होते हैं। एक कह रहा होता है, मेरे पोते ने बड़े कदम लिए थे तो वो ज़्यादा स्ट्रांग है। दूसरा गुस्से में बोलता है, बकवास मत करो, दोनों का प्रीमियल सी 44% ही है, अब रोना बंद करो। यहाँ हमारा MC फेंग युआन अपने पुराने जीवन पास्ट लाइफ की बातें याद करता है। वो सोचता है, मुझे अच्छे से याद है पिछली ज़िंदगी में इसने चीटिंग की थी और बाद में क्लैन ने इसको बहुत बुरी तरह पनिशमेंट दी थी। असल में एक ये श्री ग्रेट का टैलेंट है, लेकिन इसके दादा गु यू ची लियान ने पीछे से ट्रिक करके इसके रिजल्ट को फेक बना दिया है। फेंग युआन आगे क्लैन की पॉलिटिक्स एक्सप्लेन करता है। गु यू ची लियान और गु यू मोचेन सालों से एक दूसरे के राइवल्स हैं और क्लैन की 2 सबसे बड़ी ताकतों को लीड करते हैं। अपने ओपोनेंट को हराने के लिए ची लियान को चाहिए था कि उसके पोते का टैलेंट हाई ग्रेड हो, इसलिए उसने पीछे से चीटिंग कराई ताकि ची जेंग को B ग्रेड मिल जाए। कुछ टाइम तक उनकी इज्जत बनी रहे। फेंग युआन सोचता है, अगर आगे चलकर वो स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं हुआ था तो इसकी ये चीटिंग कभी पकड़ी ही नहीं जाती। अब फेंग युआन की आंखों में एक चालाक और शातिर लुक आता है। वो मन में मुस्कुराते हुए सोचता है, हाँ तो फिर मैं इस सीक्रेट को इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए कैसे करूँ। तभी अनाउंसर नेक्स्ट कैंडिडेट का नाम बोलता है। अगले कैंडिडेट गु यू फेंग युआन। फेंग युआन का नाम सुनते ही पूरे हॉल में सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और खुद फेंग युआन भी तैयार हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वाले वीडियो में हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।